नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन ईरा में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे आधारित है, जो आपके एग्ज़ाम में यूपीटीजीटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी क्वेश्चन डालने की कोशिश किया हूं और सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूं, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसी तरह आप लोग के फ्यूचर के लिए मैं वीडियो डालता रहूं, ताकि आपका यूपीटीजीटी में और अन्य एग्ज़ाम में जैसे कोई फिजिकल एजुकेशन संबंधित हो उसमें सिलेक्शन हो सके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाउ मेनी आर्गन सिस्टम आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में कितने आर्गन सिस्टम होते हैं। तो देखिए 11 आर्गन सिस्टम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें 7, 6, 5, 9 दिया था, लेकिन मैं सर्च किया और संशोधित किया तो उसमें हमें मिला 11 सिस्टम होते हैं। मेनली 11 सिस्टम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मेल रिप्रोडक्शन सेल आर नोन एज, जो मेल में, पुरुष में रिप्रोडक्शन सेल होती है, प्रजनन सेल होती है, उसको बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं, और महिलाओं में ओवम होता है। रिप्रोडक्शन जो सेल, प्रजनन कोशिका होती है, महिलाओं में ओवम होती है और पुरुषों में स्पर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन विच ब्रांच ऑफ साइंस आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेशन स्टडी, यानी कहा कि साइंस की कौन सी ब्रांच है, शाखा है, जो विशेषताओं का अध्ययन करती है। साइंस की कौन सी शाखा है जो विशेषताओं का अध्ययन करती है, जनरेशन का अध्ययन करती है। तो इसमें हो गया जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के ही द्वारा हम जनरेशन का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। साइटोलॉजी सेल का अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत सिंगल सेल के टाइप का अध्ययन करते हैं। ये अक्सर कैंसर में यूज की जाती है। एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत जो जाइगोट बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है, जो बच्चे का निर्माण होता है, उसका अध्ययन करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिफिशियंसी डिजीज आर कॉजेज ड्यू टू द डिफिशियंसी, यानी जो डिफिशियंसी डिजीज होती हैं, रोग होती हैं, किसकी कमी के कारण होती हैं। तो प्रोटीन और मिनरल के कमी के कारण होती है। प्रोटीन और मिनरल कमी के कारण डिफिशियंसी बीमारियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक करेक्टर, यानी कौन सी स्टडी है जो हम जेनेटिक विशेषताओं का अध्ययन करती है। तो ऑप्शन नंबर सी है। यूजेनिक्स जो है वह हमारे जनरेशन की विशेषताओं का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और इकोलॉजी परिस्थिति का अध्ययन करता है। इंजाइमोलॉजी इंजाइम का अध्ययन करता है। और सर्कोलॉजी शरीर में जो सॉफ्ट पार्ट हैं, सॉफ्ट टिश्यू हैं, उनका अध्ययन करती है। सॉफ्ट टिश्यू का, जो कोमल ऊतकें हैं, उनका अध्ययन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। मैं इस वीडियो में चारों ऑप्शन की कोशिश कर रहा हूं आप लोग को बताने के लिए, कि ताकि एक क्वेश्चन के चलते आपको कई क्वेश्चन का नॉलेज हो जाए और आप लोग के सामने जो क्वेश्चन आए वो आप आसानी से कर सके। तो द स्टडी ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ नोन एज, यानी कि जब हम शरीर के केमिकल एंजाइम के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, जो केमिकल रासायनिक एंजाइम के अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं एंजाइमोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस ए का भी बता दूं और डी का भी बता दूं। तो एंजियोलॉजी का मतलब होता है कि एंजियोग्राफी, आप लोग सुने होंगे, जो हार्ट और ब्लड वेसल्स का अध्ययन करता है कि आपका हार्ट और ब्लड वेसल्स सही तरह से फंक्शन कर रही हैं कि नहीं, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। तो इसको एंजियोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है। और इथनोग्राफी जो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टडी ऑफ टिश्यू इज टर्म एज,
जो टिश्यू का अध्ययन, ऊतक का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और आइए एम्ब्रोलॉजी के अंतर्गत भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत सेल के सिंगल सेल्स का अध्ययन किया जाता है सेल का। और मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किसी प्लांट और एनिमल के स्ट्रक्चर, साइज, शेप का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्लांट, एनिमल और के साइज और शेप का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन एनर्जी इज रिलीज इन द काइनेटिक फॉर्म स्टोर इन, यानी कि सेलुलर रिस्पायरेशन के द्वारा जो एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में रिलीज होती है और स्टोर रहती है उसको बोलते हैं एटीपी। सेलुलर रिस्पायरेशन यानी सेल का जो श्वसन क्रियाएं होती है उसके द्वारा जो एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में रिलीज होती है और स्टोर होती है उसको बोलते हैं एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, करेक्टेड थ्रू विच ऑर्गेनिज्म रिसीव एक्सटर्नल स्टिमुली एंड रिएक्ट आर नोन एज, यानी कि कौन सी विशेषता है जो किसी ऑर्गेनिज्म, किसी जीव के द्वारा बाहर से रिसीव किया जाता है उद्दीपन को और उसके द्वारा रिएक्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई स्टिमुलस को रिसीव किया और उसका रिएक्ट किया तो उसको बोलते हैं इरिटेबिलिटी। और एनाबोलिज्म आप सुने होंगे, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। एना का मतलब होता है जुटना, कैटा का मतलब होता है टूटना। शरीर में एनर्जी के लिए हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते रहते हैं। एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म यानी कि सेल का डिवीज़न और बनना ये लगा रहता है जिसके कारण हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू द बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन, दिस प्रोसेस इज टर्म, यानी कि बायोकेमिकल प्रोसेस यानी कि बायोकेमिकल जैविक रासायनिक प्रोसेस के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है, ऑक्सीडेशन के द्वारा जो एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कहते हैं कंब्यूशन। कंब्यूशन जो बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन का बॉन्डिंग है, कम्बिनेशन है तो इसको कंब्यूशन बोलते हैं। और यह बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन के द्वारा हमारे शरीर में एनर्जी का रिलीज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटाबोलिस प्रोसेस। कैटाबोलिस वही रिस्पायरेशन, सेल रिस्पायरेशन के अंदर जो कैटाबोलिक या कैटाबोलिज्म उसको बोलते हैं रिस्पायरेशन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटाबोलिज्म प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन कैटाबोलिज्म प्रक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रिस्पायरेशन, श्वसन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, यानी कहा है कि एनिमल सेल में क्या नहीं प्रेजेंट होता है? तो सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, सेल वॉल नहीं होता है, ये प्लांट्स में होते हैं सेल वॉल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following organelles are not found in prokaryotic cell। देखिए सेल का डिवीजन दो भागों में होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो अमीबा बैक्टीरिया होते हैं और यूकैरियोटिक ये एनिमल्स होते हैं। तो कहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स मतलब कि जो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, गोल्जी, न्यूक्लियस सारे जो पाए जाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। तो नॉट फाउंड यानी कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दोनों प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन,
डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखिए डार्क रिएक्शन की बात किया है तो जो प्लांट में होता है डार्क रिएक्शन, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके रेडिएशन की क्रियाओं को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, 14 क्वेश्चन कर दिया हूँ। 15 क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल फाउंड आर इन बैक्टीरिया और फंगी और बैक्टीरिया दोनों में पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड इज। पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है सेलुलोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज। देखिए स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन तीनों ग्लूकोज का पार्ट है, तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो सेलुलोज होगा। इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ग्लूकोज। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि पॉलीसेकेराइड एक एग्जाम्पल है सेलुलोज का। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन द मसल सेल ऑफ सेल्स इज, या न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें कितने परसेंट प्रोटीन होती है? तो देखिए 95% होती है, 95% के अबाउट होती है जो प्रोटीन होती है न्यूक्लियस में। तो ऑप्शन नंबर ए मान के चलिए 95%। क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर आर असिस्ट बाई। जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होते हैं, ढांचा होते हैं, वो सहायक किसके द्वारा सहायक होते हैं? तो डीएनए प्रोटीन के द्वारा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर सहायक होते हैं। डीएनए प्रोटीन, और डीएनए प्रोटीन वो होती है जो हमारे जीन में ट्रांसफ़र होती है। पावर ऑफ हाउस इज द सेल इज, यानी सेल का जो पावर हाउस है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस है सेल का। सेंट्रोसोम सेल का डिवीजन करने का काम आता है। न्यूक्लियस सेल को नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट इन द सेल इज। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है कि वह उसके अंदर प्रोटीन और जितने भी प्रोटीन्स फूड हैं, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सबको स्टोर करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स। स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स यानी ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन है। जो सेल में ल्यूकोप्लास्ट होता है उसका फंक्शन होता है कि फूड मटेरियल्स को स्टोर करके रखना। क्वेश्चन नंबर 21, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। देखिए इस हेक्सले के अनुसार फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो भौतिक आधार, लाइफ का भौतिक आधार होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रोटोप्लाज्म जो लाइफ का भौतिक आधार होता है हेक्सले के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोटोप्लाज्म। द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज। राइबोसोम का क्या कार्य है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, सिंथेसिस करना है, स्टोर करके रखना। ऑप्शन नंबर सी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 23, माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या परफॉर्म करती है, क्या काम करती है? तो रिस्पायरेशन का काम करती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24, सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन द सेल इज। एनर्जी का जो स्रोत है सेल में कोशिका में एनर्जी का जो स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, वो होती है एटीपी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25, रिस्पायरेटरी कोफिशिएंट ऑफ शुगर इज। यानी कि जो चीनी होती है, शुगर का जो श्वसन गुणांक होता है वो क्या होता है? लेस देन 1, एक से कम, 0, और ए बी दोनों नन ऑफ दिस। तो इसमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि 26 number of ATP molecules formed by the complete oxidation of one molecules of glucose। कहा है कि जब ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है, दहन होता है, तो एटीपी के कितने मोलिक्यूल्स का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 38। यानी ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल्स जब ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो एटीपी के 38 मोलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, और मैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करूंगा इसको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। वीडियो अगर लंबी होती है तो आप लोग को बोरिंग महसूस होना, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो डालता रहता हूँ, 20-25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन के लगभग अराउंड। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी कि एरोबिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो रिस्पायरेशन होते हैं वो कितने अमाउंट एनर्जी रिलीज करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 673 किलो कैलोरीज, 673 किलो कैलोरी। तो इस तरह मैं 27 क्वेश्चन को कवर किया हूँ, और इसी तरह मैं वीडियो डालता रहूँगा। आप लोग अपना प्यार दुलार हमारे बरसाते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए, ताकि हम मोटिवेट होके आपको इसी तरह वीडियो डालते रहें और आप लोग के करियर में हम भागीदार बन सके। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।